सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकातें दुबई में, लंदन में मुसलसल चलती रहीं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि अब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के लिए रास्ते साफ़ किए जा रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। लंदन से वतन वापसी की खबरें तो एक जानिब हैं, लेकिन को हतमी तारीख अभी तक नहीं दी गई है इस मामले में। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कुछ कानूनी मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। नाज़रीन, वो कौन से मसाइल हैं, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात होगी। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर किन कानूनी हालात का सामना करना होगा? पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वापसी की खबरें एक बार फिर सरगर्म है। इस बार कोई नई तारीख तो नहीं दी गई, अलबत्ता लीगी रहनुमा नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी आकर मुल्क की सियासत में मुतहरिक होने का तासुर दे रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा नवाज शरीफ की चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ को किन कानूनी हालात का सामना करना होगा, क्योंकि कानून की नज़र में तो नवाज शरीफ न सिर्फ एक सजा याफ्ता कैदी बल्कि इश्तिहारी भी हैं। पनामा रेफरेंस में सजा काटने वाले नवाज शरीफ 2019 में इलाज की गरज से बरतानिया गए और मुकर्ररा मुद्दत में वापस न आने पर अदालत ने न सिर्फ उन्हें मफरूर करार दिया बल्कि उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए थे। अब चूंकि उनकी वापसी की खबरें सरगर्म हैं, तो इस हवाले से कानून के माहिरीन कहते हैं कि वैसे तो मफरूर मुलजिम को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर नवाज शरीफ को रिलीफ लेना है तो इन्हें सरेंडर करना होगा। इनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इनका स्टेटस सिर्फ इश्तिहारी मुलजिम का नहीं बल्कि मुजरिम का है, इसलिए नवाज शरीफ के पास सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने के मामले पर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून साजी पर हुक्म इम्तनाअ दे रखा है वो ख़त्म होने के बाद नाअहली की सज़ा ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी। उधर हुकूमती टीम का दावा है कि अगर इलेक्शन के लिए 90 रोज का वक्त हुआ तो कानूनी कार्रवाई के जरिए नवाज शरीफ की न सिर्फ सजा मुअत्तली बल्कि नाअहली भी ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के मामलात क्या वाकई इतने सादा और आसान हो जाएंगे, जिसके लिए अब कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उनकी वापसी और उसके बाद जो कानूनी मसाइल और कानूनी मामलात का मामला है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से जेल से एक सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर पर अपने इलाज के लिए गए थे और उसके बाद वापस आकर उनकी ये सज़ा भी ख़त्म हो और उनके मामलात भी क्लियर हो जाएँ। और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम नून कह रही है कि वो चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बनेंगे, तो क्या इतना ये सादा और सहल है काम? और बाकी जमातें जो हैं, अब वो बार बार एक जानिब ये बात की जा रही होती थी कि मामलात तय हो रहे हैं, तमाम लोग बैठ कर ये कर रहे हैं कि किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। क्या बाकी लोग इस बात के लिए भी तैयार होंगे कि मियाँ नवाज शरीफ वो आएँ, क्योंकि उनके आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून एक और तरह का रुख होगा, एक और तरह का उनका चेहरा होगा जमात का, और उनके बगैर पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो जमात है इलेक्शन में जाएगी तो कदरे मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। ये बहरहाल एक अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नून की एक बड़ी हरीफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी हरीफ है, और फिर अब नई जमात बनने वाली जिसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहा जा रहा है, वो भी एक बड़ी हरीफ होगी इंतखाबात में, जिसमें अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अलीम खान ने दावा किया कि वो वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। अगर नवाज शरीफ वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार के लिए उन्हें क्लियरेंस हो जाएगी तो फिर जिनके लिए भी आसान हो जाएंगी। मुजम्मिल शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपके वक्त का। जो रास्ते क्लियर हो रहे हैं या जो रास्ते बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, उसके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी और फिर वज़ारत उस्मा की दौड़ का उम्मीदवार बनना आसान लग रहा है? जिस तरह से आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि कानूनी हर्डल्स तो काफ़ी हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब के अंडर जो हाई पावर कमीशन बना है वो यही है कि ये जो कानूनी हर्डल्स हैं इनको दूर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर होता है यही रहा है कि फैक्ट जो है वो इतना मैटर नहीं करता, बस कबूलियत अगर आपकी हो जाए तो उसके बाद आपके तमाम मसाइल हल करना कोई मुश्किल नहीं है। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हल्फ लिया था बतौर वजीर आजम, तो उस वक्त भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके ऊपर मुकदमात बने हुए थे PTV हमला केस के अंदर, लेकिन किसी ने उसको बॉदर नहीं किया कि ये कोई बड़ा केस है इनके खिलाफ। और
दूसरी जानिब अगर हम उनके अपने वकील हामिद खान साहब का रिसेंट स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला अदालत के फैसले से बहुत पहले ही हो चुका था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन की थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, तो उसमें भी उन्होंने अपनी खुद एक्सप्लेनेशन में ये लिखा कि दरअसल मरियम नवाज साहिबा जो मेरे से बदला ले रही हैं उसका कसूरवार मैं नहीं हूँ, उनके वालिद साहब को जो है वो किसी और ने डिस्क्वालीफाई किया था। तो जो सबसे बड़ा नैरेटिव बना है पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 से 10 साल में कि बाकी सब पार्टियां चोर और डाकुओं पर मबनी हैं, वो जो करने वाले, जो नैरेटिव तश्कील देने वाले हैं, वो खुद ये बात मान रहे हैं कि दरअसल मसला जो है वो करप्शन के केसेस का नहीं होता, मसला कुछ और होता है। और यही हम अभी देख रहे हैं जो पीटीआई के साथ जो कानूनी जो डिफिकल्टीज वो फेस कर रही है। ये डिफिकल्टीज बहुत पहले भी इमर्ज कर सकती थी लेकिन नहीं की। अगर हम ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है इसकी बात कर लें तो ये भी तकरीबन 8 से 10 साल पुराना केस था, लेकिन ये पुटअप बहुत लेट हुआ। इसी तरह ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है इसको भी 3 से 4 साल हो चुके थे। तो पाकिस्तान के अंदर हर केस का जो है वो फैसला होने से पहले उसका फेस देखना इम्पोर्टेंट समझते हैं लोग। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल सेटलमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद कोई वो कानूनी मुजरिम हो या फिर उनके ऊपर कोई कन्विक्शंस हुई हो, जिस तरह से आज एक फैसला मैं देख रहा था। पॉलिटिकल सेटलमेंट तो तकरीबन कर ही चुके हैं ना मुजम्मिल, वो चीज़ें अब हुकूमत भी उनके पास है, कमीशन भी एक हो गया है, चीज़ें भी हो रही हैं, तो अब तो मेरा ख्याल है फिर हर्डल्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये असल में तो आर्ग्यूमेंट यही है ना कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब अब भी जो है वो उनकी एक्सेप्टेंस या कबूलियत है सिस्टम में या नहीं है, या फिर मियां शहबाज शरीफ साहब कोई बेहतर समझेंगे अरबाब इख्तियार के ये रूल करें। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया रहा है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने आके किसी हद तक जो है वो दफन कर दिया, क्योंकि जिस तरह से वो मजामत की एक तहरीक लीड करने की कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ साहब और वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे थे, वो आके उनकी अपनी हुकूमत ने उससे बिल्कुल उलट चलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद अब फैसला ये सिस्टम करेगा कि वो किस हद तक जो है वो एक्सेप्टेंस उनकी बनती है या नहीं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये डिस्कस भी हो रही है कि ये कहना कि नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है, ऐसा नहीं है। ये कहना कि मरियम नवाज साहिबा फाइनल चॉइस होंगी नेक्स्ट इलेक्शन में, ऐसा भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ इज इन द रेस ऑफ बिकमिंग द पीएम, और जो कि थोड़ी हैरानकुन बात भी है क्योंकि लोग दूर दूर तक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के बाद कि मरियम साहिबा को बतौर कंटेंडर जो है वो लॉन्च करने का प्लान था। लेकिन जहाँ तक ज़राए से खबरें आती हैं दुबई की मीटिंग्स के बाद, तो उसमें लगता यही है कि जो वो आलमी कम्युनिटी से मिल रहे हैं, उनकी दुबई में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से, रॉयल फैमिली के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, तो उसमें ये चीज़ें भी अंडर डिस्कशन है कि बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या नहीं। तो इसमें जो बेसिक हर्डल होगी वो पीपल्स पार्टी का भी होगा कि वो किस तरह से सूरत हाल को देखते हैं। उसकी वजह यह है कि वो भी इस रेस के अंदर हैं कि वजीर आज़म जो है वो उनकी तरफ से आए, इवन निगरान वजीर आज़म भी उनकी तरफ से आए। तो अभी ये अवॉइड कर रहे हैं पब्लिक में कोई भी बात क्लैरिफाई करने के लिए। शाजिया मरी साहिबा ने 2 दिन पहले अभी स्टेटमेंट दिया है कि दुबई में होने वाली मीटिंग्स में कोई भी चीज़ जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई, ना इलेक्शन की तारीख, ना निगरान वजीर आज़म और ना अगले इलेक्शन के हवाले से कोई सीट एडजस्टमेंट। तो वो पब्लिक डिस्कोर्स में, मीडिया में कुछ भी। मुजम्मिल 1 महीना तकरीबन रह गया, अगर आज 6 तारीख है तो मैक्सिमम ये इस हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त तक है, तो किसी किस्म की कोई डिस्कशन इस पे होनी तो यहाँ चाहिए थी, अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म, लेकिन यहाँ उस तरह की डिस्कशन हमें नहीं देखने को मिल रही, शायद आप जैसे कह रहे हैं को नहीं हो रही। तो ये बड़ा अलार्मिंग है कि 1 महीना रह जाए और इस पे नाकाम हो और किसी और तरह की मीटिंग्स और तरह के मामला चल रहे हों, तो फिर वाकई ये मामलात इलेक्शन वक्त पर होंगे। देखिए, अलमिया ही पाकिस्तान का ये है कि प्रेडिक्टेबल मुल्क ही नहीं है। आप किसी भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टाइम पर होगी या नहीं होगी, या किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसका नाम क्या होगा वो भी 11th आवर तक, आखिरी दिन तक पता नहीं चलता। और बाद में हम ये देखते हैं कि जब कोई शख्स वजीर आजम बन जाता है तो वो कहता है कि मुझे इल्म ही नहीं था कि मुझे बना रहे हैं, मुझे इल्म ही नहीं था कि मुझे जिम्मेदारी मिल जाएगी, मेरे पास टीम ही नहीं थी, जिस तरह से पिछली हुकूमत में हमने देखा होता हुआ। तो ये चीज है कि अगर क्लैरिफाई ही नहीं हुआ कि आपने इक़्तिदार किसको सौंपना है या जिम्मेदारी किसको सौंपनी है और उसकी तैयारी ही नहीं है, ये इसी तरह कि आप एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने पहुंच जाएं और आपको बॉलिंग करनी आती ना और पहला ओवर आपको करना है वहां पे,
तो ये चीज़ है कि ये माइंडसेट क्रिएट नहीं करते। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि असल में प्रोसेस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपहोल्ड नहीं होता। अब जो निगरान वजारत उज़्मा के लिए 5-6 उम्मीदवारान हैं, अब उनके नाम लेना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि कबल अज़ वक्त होगा ये, लेकिन उसमें से कोई कहा जा रहा है किसी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का भी नाम है, किसी इस्लामाबाद के सहाफ़ी का भी नाम है, उसमें कहा जा रहा है किसी निजी चैनल के मालिक का भी नाम है। तो अब ये रेस चल रही है कि कौन कितनी सिफारिशें लेके आता है और इन दी एंड जो है वो कौन कामयाब होता है इस सारी गेम में, और ये जो केक है इसका बड़ा हिस्सा किसको मिलता है। तो इस तरह का अगर इसमें मेरिट नहीं देखना, इसमें ये देखना है कि हमारी साइड कौन लेगा, तो फिर ऑब्वियसली यही होगा। आपने सही कहा कि ये फैसले यहाँ पर होने चाहिए थे। पार्लियामान का फंक्शन क्या है कि वहां बैठ के ये डिसाइड हो कि हमारे जो अवाम के इंटरेस्ट में जो फैसले हैं वो इस फ्लोर के ऊपर होने चाहिए, ना कि दुबई में बैठ के। नॉन फंक्शनल पार्लियामान का तो रोल रहा है, लेकिन एक और चीज़ मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर आपका तबसरा लिया जाए, वो है जहांगीर तरीन की पार्टी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और ये अलीम खान ने कहा कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे और हम किसी से इत्तेहाद जो है वो नहीं करेंगे। अब नून लीग किसी से इत्तेहाद नहीं है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद नहीं है, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं है, आपस में इनके इलेक्शन है, फिर बची खुची पीटीआई जो मौजूद होगी वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। तो अब ये इलेक्शन के से पहले उन्होंने कहा कि हमारे कुछ मेंबरान वो भी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, लंगड़ियाल साहब के हवाले से भी कहा, उन चौधरी के हवाले से कहा। तो ये इलेक्शन से पहले का माहौल बनाने की कोशिश है कि जी हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या कुछ और मामला जो अलीम खान साहब की गुफ्तगू थी? देखें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो अपने पोस्टर पर लिखती है कि पार्टी बियॉन्ड पॉलिटिक्स, जो ये है कि हम सियासत के लिए आए ही नहीं है, और एक ऐसी मंशूर या आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, और इवन नाम भी क्लियर नहीं था जब पहला इजलास हुआ, उसके बाद नाम अनाउंस हो रहा था। तो वो अगर ये क्लेम करे, जिस तरह से कल हमने अपने शो में भी डिस्कस किया है कि ये खबर गर्दिश कर रही है कि 36 सीटों का मुतालिबा कर दिया उन्होंने, तो ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। एक ऐसी पार्टी पंजाब में 36 सीटें मांग रही है जिसकी अभी लाइफ जो है वो 2-3 हफ्ते की है, और जिसका पता नहीं है कि वो स्टैंड कहाँ करती है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे। वो राइट विंग है, वो लेफ्ट विंग है, वो लिबरल है, वो कंजर्वेटिव है, वो क्या है ये भी नहीं इल्म आपको। तो नून लीग से इतनी बड़ी डिमांड कर देने का मतलब यही है कि आप आगे से ना ही सुनना चाहते हैं, और असल में प्रेशर इसका पीएमएलएन पर ही है, क्योंकि जिस तरह से वो ऑन करते आ रहे हैं शुरू से इस्तेहकाम पाकिस्तान को, और ऑन चौधरी साहब भी दुबई गए, वहां पे मुलाकातें हुई, जहांगीर तारिक साहब ने भी कहा कि उनके साथ वर्किंग रिलेशन हमारा अच्छा रहा है। तारिक साहब ने भी ये बातें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से की। मुजम्मिल हमारे पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए तो मामलात अलग पैरेलल हैं, लेकिन ये जो पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है आपके साथ इल्हाक नहीं है, तो क्या कोई इल्हाक के मामलात थे, कोई सीट एडजस्टमेंट के मामलात, या कोई ऐसी चीज़ों का प्लान था जो अब वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल भी किसी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे? पहले तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम नून की साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चलेगी इलेक्शन में। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमारे सीट एडजस्टमेंट पे कोई काम होगा या हमारी पार्टी से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून में जम हो जाएगी या उनकी कोई कोलिशन होगी। हमने तो इस बात कभी नहीं कही, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब तक इस का फैसला नहीं करेंगे, उनके बगैर, और या शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनकी मर्जी और मंशा के बगैर कोई फैसला हो नहीं सकता। और इस सिलसिले में कोई ऐसी बात अभी हुई नहीं क़यादत के दरमियान। सही। तो आपकी जमात में मुतफ़िका तौर पर तो अभी भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, चौथी बार वही वजीर आजम होंगे? जी बिल्कुल यही बात है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे, और वो अगस्त के जैसे ही असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, अगस्त के आखिर तक इंशाअल्लाह आ जाएंगे, और पूरी कैंपेन भी वही चलाएंगे, और हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद होंगे इंशाअल्लाह। सही। तो मैडम ये भी कहिएगा कि अब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो भी पीटीआई की तरह आप पर इल्ज़ाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 4 साल पीटीआई ने और 1 साल आपके यानी पीडीएम की पूरी जमातों ने मिलकर जो हुकूमत की है, मुल्क का तो बेड़ा गर्क किया है। अलीम खान साहब का कल का जो बयान था, किसका बयान था? अलीम खान साहब ने कहा कि 1 साल में पीडीएम की हुकूमत ने भी कौम का बेड़ा गर्क किया, जैसे पीटीआई ने 4 साल किया इस कौम का, इस मुल्क का। इलेक्शन से पहले इस किस्म के इल्जाम हैं, हमें उस चीज से कोई खतरा नहीं। जो काम हमने 1 साल में कर दिखाया पीडीएम की जमातों ने मुतहदा तौर पे, वो काम 4 साल में वो
अगर कर सकी ठीक हो गया। ताहिरा औरंगजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद थी। फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। फयाज साहब, चंद दिन पहले आप कह रहे थे कि बातचीत हो सकती है, सियासत में कोई दरवाजे नहीं बंद हैं। अलीम खान साहब आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी आपके अपने जहांगीर तरीन साहब होंगे, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि कोई इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलग से अपने इंतखाबी निशान अपने मामलात पर खड़ी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना अलीम खान साहब ने गलत कहा, ना मैंने गलत कहा। सही। अलीम खान साहब ने कहा कि हमारी पार्टी एक अलहदा से पार्टी है और वो पूरा इलेक्शन अपना अलहदा से अपने प्लेटफॉर्म से और अपने पार्टी जनाब सैम्बल से इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि हम किसी मौके पर भी नेशनल इश्यूज के ऊपर, नेशनल सॉवरेनिटी के इशू के ऊपर, पाकिस्तान की बका सरबलंदी के इशू के ऊपर अगर किसी पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा तो हम वो एटीट्यूड नहीं रखेंगे जो पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से होता था। हम उस किस्म का रवैया और एटीट्यूड नहीं रखेंगे। बाकी इलेक्शन तो हमने अपना कंटेस्ट करना है। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे कैंडिडेट जहांगीर तरीन साहब है वज़ारत उज़्मा के, और इंशाल्लाह हम अपने पार्टी प्लेटफॉर्म से भरपूर किस्म का इलेक्शन लड़ेंगे। तो जहांगीर तरीन साहब भी आपके ख्याल में कि उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ? खत्म हो जाएगी नहीं मुदस्सर भाई, आपकी इत्तला के लिए खत्म हो चुकी है। आपके सदर जनाब साइन कर चुके हैं जी। जो कानून बन चुका है, उस कानून के तहत नाअहली की मुद्दत किसी भी इशू के ऊपर नाअहली की मुद्दत ज्यादा ज्यादा 5 साल है। ये मामलात चंद दिन पहले तक तो तारड़ साहब भी कह रहे थे, ओन चौधरी साहब भी वहाँ गए, बातचीत भी हो रही थी। ये अचानक की मामलात को बातचीत बन नहीं पाई। ये सुना है आपने 35 सीटों का मुतालबा कर लिया पंजाब में कि वो दी जाएं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, क्या ऐसा ही है? नहीं, ये अपनी तरफ से परसेप्शन है मीडिया की। कोई ऐसी बात नहीं। ना तो जहांगीर तरीन साहब की लंदन में, ना जनाब दुबई में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, ना ओन चौधरी साहब की हुई है। किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। और हम अपनी पार्टी को इस वक्त ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अगले 1-1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह 100-150 के करीब MNA, MPA और साबिक वजीर, मशीर और सूबाई और मरकजी ओहदेदार मुख्तलिफ पार्टियों के, PTI के, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरे छबछबा के साथ इंशाल्लाह अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो ये इलेक्शन तक आपकी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब और कराची तक महदूद है, या बाकी जिस तरह से PTI नजर आ रही थी वैसे ही होगी? क्या इसका रुख है? इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीजें आगे चलेंगी। KPK के अंदर अभी परवेज खटक साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो 2 ऑप्शन हैं, या तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर वो KPK की सतह पे जो अपना कोई पॉलिटिकल जना कोई पार्टी या कोई ग्रुप बनाएंगे। ये दोनों ऑप्शन फ्यूचर के अंदर जना हो सकता है, ये मेरी परसेप्शन है। जो मैं तो वो ग्रुप और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ग्रुप पैरेलल चलेंगे या आपस में मुखालिफत में? ये अभी वक्त के साथ साथ सारी चीजें पता लगेंगी, लेकिन उम्मीद तो ये है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे और अभी पंजाब से और कराची से और बाकी बलोचिस्तान से बेतहाशा लोग अगले 1.5-2 महीनों के अंदर। लेकिन सर वो कह रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों का तो वोट नहीं ना, वोट तो कह रहे हैं चेयरमैन PTI के नाम पर था, जो पर फयाजुल हसन चौहान भी कामयाब हुए, बाकी लोग भी कामयाब हुए। PTI के लोग तो कहते हैं कि वोट तो फिर आपके पास नहीं है, वोट तो आवाम ने देना है और वोट उसका। मुदस्सर भाई, वोट जनाब माँ के पेट में से तो कोई वोट लेके नहीं आता जनाब। वो फिर कोई किसी को मिल जाता है जनरल फैज, किसी को मिल जाता है जनरल बादशाह, किसी को मिल जाता है जनरल जहीरुल इस्लाम, और फिर जनाब 4 चांद लगते हैं। इस तरह तो जनाब कोई कहे कि बिल्कुल ही पैदाइश से ही जनाब उसको लोग जनाब उसके वोटर हैं या उसके सपोर्टर हैं, ऐसे तो कोई नहीं होता जनाब। अब जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इलेक्शन की सियासत में 2 चीजें होती हैं, एक पार्टी का वोट होता है, एक पर्सनैलिटी का वोट होता है एज अ कैंडिडेट। दोनों की अपनी अहमियत होती है, किसी एक को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बाकी PTI को अगर आप ये कहें कि एज अ पार्टी इस 9 मई के वाकयात के बाद कि जब पूरी रियासत को दाव पे लगा दिया गया, उसके बाद एज अ पॉलिटिकल पार्टी मौज मेला करने के दिया जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी तो बहुत एहतसाब की ऐसे ऐसे जीने हैं और ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिधर से अभी पार्टी चेयरमैन ने भी गुजरना है और सारी लीडरशिप ने गुजरना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई PTI एज अ पार्टी इन इलेक्शनों के अंदर जना आपको कोई नजर आएगी, और PTI के तकरीबन तमाम के तमाम अफराद वो आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह
यहाँ पे नजर आएंगे। चलें, ये अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में मजीद कितने लोग आपकी जमात का हिस्सा होते हैं और किस तरह आप इलेक्शन में आगे जाते हैं। हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुजम्मिल शाह, आपको भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे इस वक्त कुछ केसेस के हवाले से जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला आते हैं। तो शाखाना का एक बड़ा अहम मामला है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI को कल ज़ाती हैसियत में तलब किया है और उनके वकला की जानिब से कहा गया कि ये किस तरह से इन चीज़ों पर हुआ है मामला। ये कहा गया था कि शायद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कल सोशल मीडिया पर कि शायद ये केस को उड़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा मामला नहीं थे। मुतल्लिका अदालत की जानिब वापस उसको भेजा गया और अब कल ज़ाती हैसियत में तलब करने के हवाले से भी कहा गया है। इस केस के हवाले से और दीर्घ मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और एहतशाम अली अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे भी जानेंगे कि आज कुछ बरहमी का इजहार भी क्यों किया गया है जजेस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर। तो पहले जुल्करनैन, अब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ़ केसेस मुख्तलिफ़ मामलात हैं, तो इस केस में अब क्या चीज़ें हैं जो आगे बढ़ सकती हैं या आगे आ सकती हैं? देखिए मुदस्सिर, ये वो वाइड केस है जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अगर ये केस मेरिट के ऊपर चलता है और ट्रायल होता है और इमरान खान एक अपने अदालत है उसको मुतमईन नहीं कर पाते, तो ये वो वाइड केस है जिसमें वो आइंदा चंद दिनों में या एक माह के अंदर वो नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये फौजदारी कार्रवाई का केस है। अगर अदालती फाइंडिंग उनके खिलाफ आ गई तो उसके बाद उनके ऊपर जो 62(1)(f है उसका इतलाक भी हो सकता है। तायाद नाअहली की तरफ भी चेयरमैन PTI का मामला जा सकता है, क्योंकि जब उसके लिए रिक्वायरमेंट ये हो जाए कि किसी अदालत का डिक्लेरेशन हो कि आपने कोई जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी की है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, तो चूँकि ये असासे छुपाने का मामला है, इस पर इलेक्शन कमीशन तो डिक्लेयर कर चुका था कि असासे छुपाए हैं और एक क्रिमिनल केस था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और 62(1)(f की रिक्वायरमेंट यही है कि डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ बड़ा वाज़ेह उसमें लिखा हुआ है। तो जो सेशन कोर्ट है जहाँ प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद ये केस का फैसला होगा, तो इसलिए ये एक लटकती तलवार है चेयरमैन PTI के ऊपर कि उनका पूरे का पूरा जो सियासी कैरियर है वो दाव पे लगा हुआ है सिर्फ इस तोशाखाना केस में। अब मुदस्सिर, जो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जो कन्फ्यूजन की अब बात कर रही थी कि कल जैसे तासुर दिया गया था कि केस ख़त्म हो गया, वो इस अंदाज में था कि चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जस्टिस आमिर फारूक, वो जब कल आए, नॉर्मली तरीकाकार ये होता है कि जब आपने कोई जजमेंट लिखी हुई हो और आपने सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट करनी हो, उसमें जजेस आते हैं, वो आके सिर्फ जो आखिरी 1-2 लाइन है जो ऑपरेटिव पैरा है उसका वो पढ़कर सुना देते हैं। बाज़ों का कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ आखिरी 2 लाइनें बता देते हैं, इतना कि पिटीशन को डिसमिस किया है, डिस्पोज ऑफ किया या अलाउ किया गया है। आमिर फारूक साहब ने आए और उन्होंने फैसला पढ़ने के बजाय सिर्फ इतना आके वकला जो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के वकील हैं PTI के, उनको रोस्टम पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि गौर साहब आपकी पिटीशन हमने अलाउ कर दी है। अब जब पिटीशन अलाउ की जाती है इसका मतलब होता है कि जो रिलीफ आप अदालत से मांग रहे थे वो आपको मिल गया है। इसका क्लियर मतलब ये था कि तहरीक इंसाफ जो कह रही थी कि तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत है, अदालत ने वो मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। इस वजह से ये खबरें भी चल गई, सब तरफ ये तासुर भी बन गया, लेकिन बाद में जब तहरीरी ऑर्डर आया उसके अंदर बेसिकली वो पिटीशन अलाउ नहीं बल्कि डिस्पोज ऑफ हुई थी, उसमें उन्होंने वापस रिमांड बैक कर दिया था। तो वो अनाउंसमेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कि वो उन्होंने रिमांड किया है या अलाउ किया है। वो सिर्फ इस हद तक अलाउ किया था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए, लेकिन वापस रिमांड करने की हद तक वो मामला अनाउंस कोर्ट में नहीं किया गया था, जिसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन बनी थी। सही। अच्छा जुल्करनैन, इस पे हम बात करते हैं मज़ीद कि अब इस केस के जो आप बात कर रहे हैं कि ये एक लटकती तलवार है, लेकिन एक चीज़ जो है वो अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन्होंने पेश होना है एहतशाम, बाकी कल भी पेश हो रहे हैं, मुसलसल अब पेश हो भी रहे हैं। मुख्तलिफ़ केसेस का उन्हें किसी न किसी जगह रिलीफ भी मिल जाता है ज़मानत के हवाले से। तो अब जो चीज़ें हैं ये कुछ वकला को बरहमी भी की है, क्या वजूहात थी जजेस की जानिब से? कुछ ऐसा हुआ तो कुछ तासुर ये भी दिया जा रहा था? जी बिल्कुल मुदस्सर, एक दो बैकग्राउंड में इसका बताता चलूँ तो एक चीज़ जो जुल्करनैन ने बात की है कि पूरी हुकूमत का जो फोकस है वो इस केस पे इस वजह से है कि ये वो केस है जिसमें वो चेयरमैन PTI को नायल करवाना चाहते हैं और इसमें बड़ा जो है तेज़ी से जो है वो काम कर रहे हैं। उनकी जो टीम है, वकला की टीम हम देख रहे हैं, वो बड़ी इस पर मेहनत भी कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए जजेस का जो रवैया है तो वो इस केस से कबल जो है वो जज ज़फ़र इकबाल थे,
जो आखिरी जो पेशी उनकी हुई थी वो हुई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में, जहाँ पे बाहर एक बहुत बड़ा जो है उस वक्त मामला हुआ था और गेट पर उनकी हाजिरी लगाई गई थी। अब जो है हुमायूं दिलावर, तो उनके रवैये से, क्योंकि हम भी कोर्ट केसेस डेली कवर करते हैं, अदालतों में खड़े होते हैं, तो इस केस में जजिस का जो रवैया है वो वन साइडेड लग रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। क्योंकि हुमायूं दिलावर कल अब जो उन्होंने डेट दी है, अब हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि 8 तारीख को जो ये कचहरी है फेट वाली, इसको मुंतकिल करना है G11 जो नया कम्प्लेक्स बना है। अब जो मुसलसल जजेस हैं उनका सामान, उनका अमला, वो सारा वहाँ पर मूव हो रहा है, लेकिन फिर भी कल की डेट दे दी गई है। तो एक चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है, हुमायूं दिलावर के हवाले से जो नज़र आता है, उनकी जो है पूरा मुकम्मल इस केस में वन साइड एक जो नज़र आ रही है, एक साइड पर वो चल रहे हैं। और खान साहब के जो केस हैं, जो चेयरमैन PTI के जो केसेस हैं, उस हवाले से जो है उनका जो नज़र आ रहा है जो रवैया, उसमें इनके जो वकलाए हैं उनको उन्होंने खदशात भी ज़ाहिर किए और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनके। खान साहब के जो चेयरमैन PTI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्योंकि हुमायूं दिलावर जब वो कस्टडी में थे चेयरमैन PTI, तो उस वक्त भी उनको वहाँ पर जो उनके जो वकला की टीम है वो वहाँ से निकल गई थी, उन्होंने बाइकआउट किया था, लेकिन फिर भी फर्द जुर्म उन पर आयद की गई थी। तो यहाँ पर भी लग रहा है जो रवैया है जजिस का, वो चेयरमैन PTI के हवाले से जो है क्या तरीका होता है कि अगर किसी जज पर कोई एतराज़ होता है तो अमूमी तौर पर वो इसका एतराज़ात हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी करते रहें, तो इन केसेस में क्या होता है फौजदारी मुकदमात में, कि अब वो क्या तरीक़ाकार है कि उन पर अगर एतराज़ है तो किसको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखेंगे कि हमारा मुकदमा कहीं मूव किया जाए, क्या होता है फिर? जी, इसका बिल्कुल वाज़ेह एक तरीक़ाकार है, मुतल्लिका जज के सामने ही पेश होके, जैसे हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि जब चेयरमैन PTI पेश हुए जुडिशल कम्प्लेक्स में, तो सिपरा साहब का जो भी मामला है वो भी वन साइडेड है, तो उन्होंने उनको कहा कि हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ पर, तो इस हवाले से आप ये केस किसी दूसरे जज को ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है कि ये हुमायूं दिलावर के सामने पेश होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वो बताएंगे, इससे कबल वो बता भी चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये केस, क्योंकि अब तो जो वाज़ेह एक चीज़ सामने आ गई है, क्योंकि वकला टीम अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है इस हवाले से, तोशाखाना केस के हवाले से अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुके हैं। तो वो उसका मकसद यही था, पहले जब वो हाई कोर्ट गए तब भी जज का जो रवैया था वन साइडेड था, वो हवाले से हाई कोर्ट चले गए। अब दोबारा से वही उसी जज के पास केस भेजा गया है, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये मुतल्लिका जज के सामने पेश होकर वकला जो उनकी टीम है वो कह सकते हैं कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इन सारे केसेस में जो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है और उनके जो वकला का बार बार जो कहा जा रहा है उनसे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं कि इस तमाम केसेस में जो है उनको वन साइडेड जो है चीज़ें की जा रही हैं। पहले जो है इस केस को, क्योंकि इसकी फौजदारी कार्रवाई के हवाले से जज ज़फ़र इकबाल ने फैसला दिया था, उसके बाद जो है हुमायूं दिलावर के पास ये केस आया और वो मुसलसल इस केस को सुन रहे हैं। और इस केस के हवाले से हमने देखा कि उन्होंने डे बाई डे भी डेट्स दी हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हफ्ते की या 10 दिन की डेट पड़ जाती है, क्योंकि चेयरमैन PTI ने लाहौर से आना होता है। उनकी वकला की टीम ने बताया है कि अदालतों में जब वो आते हैं तो करोड़ों रुपए यहाँ पे अखराजात आते हैं। उसके हवाले से दूसरा देखा जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी जहाँ पर मौजूद है, ये सिक्योरिटी के हवाले से जो है यहाँ पर इंतहाई नाकस इंतजाम हैं और यहाँ पर 8 से 10 रास्ते हैं, कोई शख्स कहीं से भी दाखिल हो सकता है। तो अब जो है नज़र जो आ रहा है कि कल की जो पेशी बड़ी अहम है, क्योंकि जज साहब की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि कल खान साहब को चेयरमैन PTI को पेश किया जाए। अब जो नज़र आ रहा है उनकी वकला की टीम से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो चले गए तो वो बेहतर ज़ुल्करनैन बता सकते हैं कि अब आगे इसका क्या होना है। अभी तक की जो इसी के मामले पे वहाँ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक तो वो बताइएगा कि उसका क्या होगा। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि ये लटकती तलवार है, इसी महीने में इसका फैसला और उनकी नाअहली हो सकती, क्या इतना कमज़ोर केस खान साहब का था कि वो चीज़ों को नहीं ला सके उनके वकला, या फिर यहाँ पर मेहनत ज़्यादा कुछ हो रही है दूसरी जानिब से कि कम से कम यहाँ काबू किया जाए PTI के चेयरमैन? देखिए, मेहनत तो नो डाउट मुद्दसर ज़्यादा हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की हद तक बात है वो ये है, उधर से मैं शुरू करता हूँ कि आज इन्होंने अपील दायर की है। जो रिमांड ऑर्डर था, हाई कोर्ट ने जो रिमांड किया था वापस केस हुमायूं दिलावर साहब को, उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया और कहा कि जो रिमांड किया गया वो कानून के ख़िलाफ़ है। और साथ ही साथ ये भी उसमें एक उन्होंने अपील ली है चेयरमैन PTI ने कि हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि केस हुमायूं दिलावर से किसी और जज को मुंतकिल किया जाए। तो हाई कोर्ट ने बजाय उस पिटीशन को डिसाइड करने के, उसकी पेंडेंसी के दौरान ही वापस उसी जज को केस भेजे जिसके ऊपर मैंने इतराज़ किया था। इसलिए ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि ना सिर्फ जो उनकी इतराज़ पर अपनी पेंडिंग दरख्वास्त है उसको फैसला करने का हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि उस पर फौरी तौर पर फैसला करें, बल्कि हाई कोर्ट का जो रिमांड
रिमांड का ऑर्डर है उसको ना सिर्फ सस्पेंड किया जाए सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक, बल्कि जो ट्रायल हो रहा है जिसमें आज समाअत हुई थी और कल के लिए तलबी का नोटिस भी जारी किया गया है। ख्वाजा हारिस की आज इस्तदा थी कि 10 तारीख तक वो मसरूफ़ है मुख्तलिफ अदालती केसेस में, तो 10 तारीख को समाअत मुकर्रर की जाए, वो भी इस्तदा मुस्तरद की गई और कल तक की डेट दी गई है। तो अब कोशिश उनकी ये है कि स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से ले लिया जाए ताकि जो कार्रवाई है अदालती कार्रवाई ट्रायल जो चल रहा है वो कम अज़ कम रुक जाए ताकि जो ट्रायल है वो आगे ना बढ़ सके। अब इसमें मुदस्सिर जो मैंने क्यों कहा था कि जी ये मुख्तसर मुद्दत में इसमें सज़ा हो सकती है या अगर ये अदालत को मुतमईन इमरान खान ना कर पाए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब फ़र्द जुर्म आयद होती है जो कि चेयरमैन PTI को गिरफ्तारी के दौरान आपको याद होगा पुलिस लाइन में ही फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी, फ़र्द जुर्म से वो सेहत जुर्म से इनकार कर चुके थे। उसके बाद मरला आता है एविडेंस का, यानी शवाहिद पेश करने का। शवाहिद पेश करते हैं और फिर गवाहान पेश होते हैं। इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 गवाह हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, 2 गवाह हैं जो 1 से 2 दिन के अंदर मैक्सिमम उनकी गवाहियाँ पूरी हो जाएंगी, 1 या 2 दिन हद से ज़्यादा लगेंगे उनकी जरा के ऊपर। ये 3-4 दिन का टोटल मामला है, उसके बाद फैसला रिजर्व होना है या सेम डे आना है। वो जज साहब और अदालत जो है अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से जो किस तरह वो नतीजे पर पहुंचेंगे, कब उन्होंने अनाउंस करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम पे दिया जाए तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारा केस कंक्लूड हो जाएगा अगर ये ट्रायल मेरिट के ऊपर शुरू होता है तो। अभी तो बहरहाल 1 हफ्ते का जो टाइम था जिसका टाइम बाउंड थी अदालत, इसीलिए उन्होंने मुख्तसर डेट कल की भी डाली है। यही उन्होंने जज ने भी कहा था कि मैं बाउंड हूँ विदिन 7 डेज़ फैसला करने का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मेरा दायरा इख्तियार बनता है या नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी डेट नहीं दे सकता। और एक जो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से भी ज़ाहिर किए गए थे वो ये थे कि चेयरमैन PTI पेश ही नहीं होते इस अदालत में। इस केस में उन्होंने कहा सिर्फ 1 दफ़ा उनकी हाज़िरी हुई है, वो खुद से पेश हुए हैं जब वो गिरफ्तार थे और गिरफ्तारी के दौरान उनके पास और कोई चारा नहीं था अदालत में आए बगैर, क्योंकि वो ज़ेर हिरासत थे, इसलिए वो आए थे और फर्द जुर्म आयद हो गई थी। और जज जो हैं हुमायूं ज़िला, उन्होंने आज ये ऑब्जर्वेशन भी मुदस्सिर दी कि अगर आप 7 तारीख के लिए मैं मुलतवी करता हूँ, आप फिर इल्तवा की तरफ मांग लेंगे, इस्तिस्ना मांग लेंगे, 8 को भी इस्तिस्ना मांग लेंगे, तो क्या गारंटी है कि 10 को आपका मौकल आ जाएगा। तो उस पर भी बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप 10 तक एडजर्न करें, ख्वाजा हारिस जो मेन वकील हैं वो आकर दलाइल देंगे। बहरहाल 7 तारीख तक अभी जला दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग गया है जो PTI की अपील है उसको। अब देखें कि वो कब वो समाअत के लिए मुकर्रर होती है। अब सिर्फ और सिर्फ उसको बेंच बनना है और उसमें फिक्स होना है। अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो सुप्रीम कोर्ट में न्यू इंडक्शन है, नए उनकी तैनाती हुई है, सुबह उन्होंने 9 बजे अपने हलफ भी उठाना है, फिर वो किसी न किसी बेंच का हिस्सा भी बनेंगी। तो 3 मेंबर बेंच वैसे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कि अगले 1 या 2 दिन में जुमे तक अगर तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर या कुछ ना कुछ रिलीफ मिल गया तो वो मामला उनका चल सकता है, अदरवाइज अदालत अपना फैसला जो ट्रायल कोर्ट है वो सुनाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आप हमारे साथ मौजूद हुए। एहतशाम आपका भी बहुत, आपने भी हमें डिटेल जो है वो आगाह किया आज केस के हवाले से। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद बैरून मुल्क जारी होती है, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी। लेकिन एक गैर कानूनी तरीका जिसके पिछले दिनों में हमने एक बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तानियों ने उस तकलीफ को महसूस किया, दूसरा है लीगल तरीकाकार। आज हम कनाडा के हवाले से कुछ बात करें तो कनाडा में पाकिस्तानियों के इमिग्रेशन के जो मामलात हैं वो बड़े तवील थे और वो तकरीबन ये कहा जा रहा था कि 902 दिन उस पर जो है वो लग जाते। लेकिन दूसरी जानिब दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि वो बहुत कम है। इस बात को जब निशानदेही वहाँ पर की गई है वहाँ की पार्लियामान में सेनेटर सलमा अताउल्लाह जान ने कैनेडियन सेनेट में नुक्ता उठाया और उसके बाद वहाँ इमिग्रेशन ने कहा कि हम उसको कम कर रहे हैं और सिर्फ 60 दिन तक मामलात लेकर आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। बुल इसके नुमाइंदे भी हैं और ख़ासतौर पर इस वक्त कम्युनिटी एक्टिविस्ट तौर पर काम भी कर रहे हैं अज़मत मुजीब। अज़मत, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये पाकिस्तान के जो ये मामलात हैं अब वाकई क्लियर हो गए हैं, क्योंकि अभी वेबसाइट पर कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या 60 दिनों के इमिग्रेशन के मामलात प्रैक्टिकली हो गए हैं? जी, ऐसा है कि पाकिस्तानियों का जो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम है वो तकरीबन 600 से 800 दिन तक जो है ना वो तवील अरसा जो है ना लगता था। और जिस पे जैसे आपने बताया सेनेटर सलमा अताउल्लाह से मेरी बात हुई और उन्होंने सेनेट के फ्लोर के ऊपर ये पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तानियों के लिए टाइम इतना ज़्यादा क्यों है, जिसके ऊपर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने शॉन उन्होंने जो है इसका नोटिस लिया और फिर इस पर उन्होंने इक़दाम किए हैं और वादा किया है कि इसको कम करके हम 60 दिन तक कर देंगे और इसमें बेहतरी आई है। लेकिन अभी मजीद इसके ऊपर काम करना उनको चाहिए कि अच्छा, कितना आसान और कितना मुश्किल इस वक्त कनाडा, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा जिस किस्म के हालात थे ये डंकी लगाने वालों के, लेकिन यहाँ कनाडा में जाना निस्बतन कदरे आसान है जैसे माजी में था?
देखिए, कनाडा में आना बिल्कुल आसान है और यहाँ की हुकूमत ने इमिग्रेशन बढ़ा दी है और इसमें बहुत सहूलियात फराम कर दी है। लोग जो हैं पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है ख़ास तौर पर काफ़ी तंग हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए रुझान जो है वो बाहर जाने का काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था जून में, जो ग्रीस में पूरी एक बोट जो है वो डूब गई और जिसमें तकरीबन 350 पाकिस्तानी भी थे। वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला था और जो लोग थे वो बाहर आना चाहते थे, तो इसको लोगों को चाहिए कि अवॉइड करें। और कनाडा के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जो पढ़ना चाहता है वो स्टूडेंट वीज़े पर आए, वर्क परमिट है, फेडरल स्किल का प्रोग्राम है और बिजनेस कम्युनिटी ख़ास तौर पे उनकी बड़ी डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं और उसमें काफ़ी लीगल तरीके से और बहुत कम टाइम में यहाँ पे लोग आ सकते हैं। इसके लिए उनको कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना चाहिए। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, किसी भी शख्स से मालूम करने की बजाय वहाँ पे जाएं, उनको बिल्कुल एक ये बड़ी अच्छी बात की आपने अज़मत के कानूनी तौर पर ही चीज़ें करनी चाहिए और इधर उधर की बजाय खुद आप सर्च करें और तमाम तर चीज़ें जो है ना वो इमिग्रेशन की वेबसाइट पर मौजूद होती, तो वहाँ चीज़ें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।